नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंगलवार को भोपाल में हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रमाशंकर यादव यूपी के बलिया के रहने वाले थे, मगर इनका परिवार भोपाल में ही बस गया। बच्चे भी यहीं पले बढ़े। रमाशंकर यादव ने भोपाल सेंट्रल जेल के पीछे ही अहिल्या नगर में अपना मकान बनाया है। यहीं से 9 दिसंबर, ये उनके गांव की तस्वीर है, लेकिन अहिल्या नगर से ही 9 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, सोनिया यादव की। रमाशंकर यादव के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हवलदार है शंभुनाथ, 36-37 साल का है, असम में है। छोटा बेटा लांस नायक प्रभुनाथ हिसार में तैनात है। दोनों ही बेटों की शादी हो गई, लेकिन बेटी की शादी के बारे में परिवार फैसला लेने की अभी स्थिति में नहीं है कि 9 दिसंबर को होगी या नहीं। सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में ही थीं। जेल में रमाशंकर यादव चीफ वार्डर के पद पर तैनात थे। वार्डन नहीं, वार्डर। हिंदी में इस पद को प्रधान प्रहरी कहा जाता है। रमाशंकर यादव की ड्यूटी अति सुरक्षा वाले सेल में ही थी। दिवाली की रात सेंट्रल जेल से फरार हुए आतंक के मामले के 8 आरोपियों ने हत्या कर दी। अहिल्या नगर में जेल के कई कर्मचारियों ने अपना घर बनाया हुआ है वहां पर। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास और नीता शर्मा से परिवार के सदस्यों ने बातचीत में बताया कि शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि रमाशंकर यादव ने फाइट किया था, काफी लड़ाई की थी। बेटे ने कहा कि उनके पिता की हत्या की जांच होनी चाहिए। जैसा कि पिताजी को मतलब चोट लगी है और वो डेथ कर गए हैं, तो इससे तो ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर उनको पिताजी ने रोकने की कोशिश की होगी। अब स्वाभाविक है कि एक आदमी है और 8 लोग हैं, तो काबू करना मुश्किल है बगैर हथियार के। तो इसलिए थोड़ा सा पिताजी पे उन लोग भारी पड़े और उनको मार के चले गए। तो जांच की मांग करेंगे सरकार से? बिल्कुल सर, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या वजह थी जिसकी वजह से वो भाग गए, अचानक ऐसा क्या हुआ। ये जायज सवाल है कि यह बात क्लियर होनी चाहिए कि पिता की हत्या कर वो कैसे भागे। इस पूरे मामले में 3 प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई? क्या बाकी सुरक्षा कर्मियों ने नहीं देखा, किसी का ध्यान नहीं गया? क्या दूसरा सवाल यह है कि आतंक के मामले में 8 आरोपी कैसे भाग गए? और तीसरा सवाल एनकाउंटर को लेकर उठ रहा है। अहिल्या नगर, जहां रमाशंकर यादव का घर है भोपाल में, यहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने अहिल्या नगर का नाम रमाशंकर नगर करने का ऐलान कर दिया है। सम्मान राशि के रूप में 10 लाख और बेटी को सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी शव को उठाया, पार्थिव शरीर को, और उनके जाने के बाद हाल ही में मंत्री बने स्थानीय विधायक विश्वास नारंग ने रमाशंकर यादव के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और शमशान घाट तक वे गए। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सवाल नहीं होना चाहिए, लोग रमाशंकर यादव के लिए कम बोल रहे हैं, इन आतंकवादियों के लिए क्यों ज्यादा बोल रहे हैं। रमाशंकर यादव की हत्या की 2 शब्द अगर इनके लिए भी बोल दिए जाते, 2 आंसू अगर इनके लिए भी निकलते, तो ये लगता है कि मन संवेदनाओं से भरा हुआ है। लेकिन घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, ये मारे गए। पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते। लेकिन इनके लिए आसमान सर पर उठाने की कोशिश हो रही है। और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर, और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। तो फोर्स हो चाहे कोई हो, कानून के अंतर्गत है। कहीं कभी कभी इस तरह का मामला हुआ क्या देश में? रोज है न मनोबल का मतलब है अन्याय करेंगे। मनोबल का क्या मतलब है आपका? इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के या फोर्स के पीछे और उसका सहारा लेकर उसको ढाल बना करके जो बात करते हैं, ठीक नहीं है। रमाशंकर यादव के साथ एक और सिपाही चंदन अहिरवार के भी घायल होने की खबर आई थी। इनके बारे में पता चला है कि भागने वाले प्रतिबंधित सिमी कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बांधकर उसी सेल में डाल दिया। हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने चंदन अहिरवार से बात भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो काफी सदमे में दिखे और उन्होंने बताया कि उनके पास उस वक्त हथियार भी नहीं था। यादव जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे थे? दोनों साथ ही राउंड करने गए हुए थे। दोनों साथ राउंड करने गए थे? दोनों ही साथ। दोनों को किडनैप कर लिया। दोनों को किडनैप कर लिया। अच्छा, आपको फिर
ऑफिस। बट यादव जी की कोई यादगार कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? परिवार वालों ने बताया कि 58 साल के रमाशंकर यादव आतंकवादी सेल में तैनात थे और दोपहर से मध्य रात्रि की ड्यूटी पर जाते थे। एक बैरक के भीतर कई तरह के सेल होते हैं, छोटे छोटे कमरे, और हर सेल का अपना दरवाजा होता है। उसके बाद बैरक के बाहर भी एक दरवाजा होता है जिस पर ताला लगा होता है। पहला सवाल इसी को लेकर उठ गया कि 2 दरवाजे तोड़कर इस खतरनाक किस्म के आरोपी कैसे बाहर आ गए। क्या लकड़ी की चाबी या चम्मच की चाबी की बात सही हो सकती है? हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने हेड जेलर SKS भदौरिया साहब से भी बात की। देखिए उनके जवाब को। सबसे पहले तो गलती हुई है प्रशासन से, उसमें कोई भी तथ्य हम लोग नहीं छुपा सकते जी। परंतु पूरे अपराध 29 मध्य प्रदेश के पूरे सिमी के आतंकवादियों को एक साथ रखना, कहीं ना कहीं एक जगह पर रखने से उनके षड्यंत्र वगैरह बनने का कार्य हुआ। हम लोग सदैव प्रयासरत रहे कि उनको अलग अलग जेलों पर रखा जाए, परंतु नहीं रख पाए। भोपाल सेंट्रल जेल ISO प्रमाणित जेल है, तब भी इसके मुखिया कह रहे हैं कि सिमी के इतने लोग बंद रहेंगे तो जेल ब्रेक की घटना हो सकती है। क्या इन्होंने सरकार से यह बात लिखित में कभी कही थी, बताई थी? पुलिस से लेकर हेड जेलर तक सभी एक बात जरूर कह रहे हैं कि इन सबको अलग अलग सेल में रखा गया था, यानी छोटे छोटे कमरे में। सोमवार को IG योगेश चौधरी ने भी कहा कि भागने वाले सभी कैदियों को अलग अलग बैरक में रखा गया जो अलग अलग सेक्टर में थे, यानी सब कोई एक जगह नहीं था, एक कॉम्प्लेक्स में नहीं था। जेल की 3 दीवारों को समझना जरूरी है। जिस सेल में आतंकवादी रखे जाते हैं, टेररिस्ट सेल जिसे कहा जाता है, पहली दीवार उससे 70 से 80 फीट दूर थी। यह दीवार करीब 35 फीट ऊंची होती है और इसके बाद दूसरी दीवार होती है जो 20 फीट ऊंची होती है। सबसे बाहर की दीवार जिसे हम बाउंड्री वॉल कहते हैं वो 4 या 5 फीट की होती है। आमतौर पर बाहरी 4 दीवारी का दायरा 2 किलोमीटर होता है, यानी इतना बड़ा कैंपस है। तो एक तरह से 3 दीवारों को फांदकर कोई ये बाहर निकला होगा। जेल के अंदर 42 CCTV कैमरे लगे हुए बताए गए हैं। आतंक के इन आरोपियों को B और C सेक्शन में रखा गया था, जबकि पुलिस का कहना है A, B, C में रखा गया था, जिसके 4 CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। नीता शर्मा का कहना, हमारी सहयोगी, कि इनसे कुछ भी नहीं मिला है। अब यह साफ नहीं है कि एक बैरक जिसके भीतर कई सेल होते हैं वहां 4 ही CCTV कैमरे होते हैं या और भी अधिक कैमरे होते हैं। जेलर ने हमें बताया कि जेल में 5-6 कैमरे 360 डिग्री पर घूमने वाले होते हैं, यानी चक्कर काट लेते हैं एक पूरा। क्या इनमें से भी 8 के 8 बच गए होंगे, इन कैमरों की निगाह से नहीं आए होंगे? भोपाल की ये सेंट्रल जेल है, ये ISO सर्टिफाइड जेल है, बहुत ही सिक्योर जेल जो है वो मानी जाती है। यहाँ पे तकरीबन 800 के आसपास प्रिजनर्स जो हैं वो लॉज्ड इन हैं, लेकिन यहाँ से दिवाली वाली रात को 8 सिमी के आतंकवादी जो हैं वो भागने में कामयाब हुए। ये कहां से भागे ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ पे आके दिखा सके, ये जो पिंक दीवार है उसमें एक D पॉइंट है। उस D पॉइंट के आसपास ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने चद्दरों के जरिए एक रस्से की तरह जो है चीज बनाई और उससे वो लोग वहां पे नीचे उतरे। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं यहाँ पर तैनात थे, लेकिन क्योंकि ज्यादा फ्लड लाइट्स यहाँ पर नहीं है, इसलिए दीवार पे क्या कार्रवाई हो रही है उन्हें पता नहीं लग पाया। जो आतंकवादी हैं वो इस दीवार से निकल के ये सड़क है, इस सड़क पर पहुंचे, तब पता चला कि कुछ मूवमेंट हो रही है। जो सिक्योरिटी जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एकदम से जो है वो अलार्म बजाया और एकदम अलार्म बजा, इतनी देर में आतंकवादी जो है वो दूसरी जो लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी ये जो दीवार है जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, इसे स्केल कर यहां से इस सड़क पर आ गए। ये मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। इस सड़क पर आए, तब तक अलार्म बज चुका था। उन्होंने सड़क के जरिए जाना सही नहीं समझा और वो खेतों की तरफ घुस गए और वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, ये जो दीवार है इसके अंदर बताया जाता है 70 से 80 फीट की दूरी में, यानी इस दीवार के अंदर जाके उन आतंकवादियों का सेल था। क्योंकि वो काफी सेंसिटिव केसेस में इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हें आइसोलेटेड सेल्स में रखा हुआ था, B और C में। इस पूरी की पूरी जेल में 42 CCTV कैमरास जो हैं वो लगाए गए हैं। उन आतंकवादियों के सेल्स में तकरीबन 4 CCTV कैमरास थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ जानबूझकर बंद कर दिए गए थे। ये अब तफ्तीश की एक मुख्य जो है
कारण है, एक इस बात पर तफ्तीश हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन 4 सीसीटीवी कैमरा से उन्हें कोई भी फुटेज नहीं मिला है। बाकी 42 कैमरास जो हैं वो अलग अलग जगह पे तैनात हैं। हमें बताया गया है इनमें से 6 के आसपास 360 डिग्रीज कैमरास हैं, बाकी जो हैं वो स्टैटिक कैमरास हैं। तो जिस तरह से कैमरे का डिटेल नीता बता रही थी कि 4 कैमरे कैसे खराब हो सकता है, ISO सर्टिफिकेट वो है। इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज तो किया ही है और जेल के अधिकारी अब स्वीकार भी करने लगे हैं, इसलिए भी भागे जाने को लेकर सवाल उठे थे। जेल के अधिकारियों का स्वीकार करना यह बताता है कि भागने को लेकर जो सवाल किए गए थे वो गलत सवाल नहीं थे। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी प्रतिरोध के, जैसा कि नीता ने दिखाया कि वो सड़क तक आ गए और जेल में सिर्फ अलार्म बजेगा, किसी प्रकार की कोई हथियारबंद कार्रवाई वहां पर नहीं होगी। और तब भी जब एक जवान की हत्या हुई है, जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन से बातचीत की और उन्होंने भी माना कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो 1.5 महीना पहले ही जेल मंत्री बनी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, क्योंकि जेल का निर्माण तो 1.5 महीना पहले नहीं हुआ होगा। सारे प्रबंध है वहाँ पर, लेकिन देखिए जब कोई वारदात होती है तो कहीं ना कहीं कोई चूक तो होती है। तो इसको मानने में हम कोई संकोच नहीं कर रहे हैं कि कोई चूक थी जिससे ये वारदात हुई, लेकिन हमने समय पर कंट्रोल कर लिया और जिन लोगों की वजह से चूक हुई थी उन सबके विरुद्ध हमने कार्रवाई कर दी है और आगे हम व्यवस्था करेंगे कि ऐसी भविष्य में कोई चूक नहीं हो। हाँ, कुछ फोटो तो उसमें है, लेकिन अब हो सकता है कि एक आध सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया हो। कुछ सीसीटीवी खराब भी हो गए हैं। होने के लिए क्या नहीं हो सकता, होने के लिए हो सकता है। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये इनसाइड जॉब भी हो सकता है कि कोई अंदर से उनको हेल्प कर रहा है। आज की तारीख में इस समय मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ना कुछ कहने की स्थिति में हूँ। अब ये तो जांच में ही सामने आएगा कि अंदर से भी सहायता मिली है, और अगर अंदर से सहायता मिली है और जांच में सामने आता है तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी और बर्खास्त किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो वो जेल भी जाएगा। आखिर सवाल आपसे कि क्या आप भी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, क्योंकि आप भी जेल मिनिस्टर हैं? मैं अभी 1.5 महीने पहले जेल मंत्री बनी हूँ, लेकिन चूंकि जेल मंत्री हूँ इसलिए मेरी भी जिम्मेवारी तो है। आप मानती हैं? मैं मानती हूँ कि चूक हुई है और जेल मंत्री के होने के नाते कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मात्र 1.5 महीने पहले मैं जेल मंत्री बनी हूँ। इसका मतलब है यहां तक सवाल करना बिल्कुल जायज। आगे भी देखेंगे। सीसीटीवी का फुटेज अब भागने वालों से ज्यादा रमाशंकर की हत्या का पता लगाने के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रमाशंकर की शहादत के नाम पर सवालों को संदिग्ध किया जा रहा है, ना उठाने के लिए कहा जा रहा है, तो कम से कम उनके साथ यही इंसाफ होना चाहिए कि उनकी हत्या का मामला जरूर खुलना चाहिए। जेल की पुलिस और राज्य की पुलिस 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, यह समझना पड़ेगा। गृह मंत्री ने सोमवार को प्राइम टाइम में बताया था कि 12 से 3 बजे के बीच घटना हुई और 4:30 बजे के करीब राज्य पुलिस को सूचना मिली। 1.5 घंटे की देरी हुई है सूचना देने में। भागने वालों के पास इतने हथियार कैसे आ गए? अगर हथियार आए तो भागने के लिए गाड़ी भी उनके पास आ सकती थी क्या? और जेल से सटे हाईवे की तरफ भी उनका ध्यान क्यों नहीं गया जो जा सकता था? हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने एनकाउंटर की जगह का मुआयना करते हुए दिखाया कि चोटी से जो ऊंचाई की चोटी है, थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी है, वहां पर पहले ये छिपे हुए बताए जा रहे थे। रात अंधेरे किसी सुरक्षाकर्मी की हत्या कर भागेगा तो यहां इस झोपड़ी में क्यों छिपेगा? वो भी इनमें से 3 भागने वाले पहले भी खंडवा जेल से भागे थे और जब भागे थे तो वो काफी लंबे समय तक कई राज्यों की जांच एजेंसियों के हाथ वो नहीं लग पाए और इस बीच वो कई तरह के उनके नाम आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में भी आए और पुलिस ने आरोप भी लगाया। रामाशंकर यादव की हत्या, जेल प्रशासन की चूक, इन 2 सवालों के बाद आता है एनकाउंटर का सवाल। कई तरह के आए बयानों और वीडियो फुटेज ने भी सवाल की गुंजाइश पैदा की। एक बयान आया कि ये जेल से भागकर वारदात करने वाले थे। जब ये पता था कि ये वारदात करने वाले थे तो क्या ये पता नहीं था कि ये जेल से भी भागने वाले थे? ये बात भी सही है कि अगर इनका एनकाउंटर नहीं होता या ये पकड़े नहीं जाते तो आज मध्य प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की हालत बहुत खराब होती। इस आशंका में भी बहुत दम है कि ये अगर पकड़े नहीं जाते तो ये कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि ये फाइनली भाग तो गए ही थे। लेकिन इस तरह से एनकाउंटर का होना, आप चाहे भी तो सवालों से बच नहीं सकते। श्रीनिवासन जैन ने आईजी योगेश चौधरी से कुछ बिंदुओं पर बात की। हमने इनके सबके इंटरव्यू का हमने थोड़ा हिस्सा ही आपको दिखाया। तो योगेश चौधरी की बातचीत अंग्रेजी में आप देखिए।
But where would they have got these weapons from in such a short period of time? Yeah, exactly. That's the point. That between night 2 to 3 a.m. Yeah. and at the time when 10:30 to 11:30 when the actually confrontation took place. Yeah. That is the point, the main point of and the roadmap of the investigation. What all happened in between? From where did they get any external help or they had something on their own? So that is the I think one of the main points of the investigation. But sir, as you saw yesterday, the Home Minister himself said that they didn't have any firearms on them. They just still had those plates and spoons that they used to get out of the jail. So how did these firearms suddenly appear? That is the point of investigation. So frankly, that would be the one of the more important ingredients of the investigation of all what has happened between their escape and their confrontation with the police. Were any of your men injured? Yeah, there were 3 men who were injured. In what kind of injuries did they have? The 3 men who were injured, one was from the STF and 2 were from the district police, and they had injuries from sharp weapons. From sharp weapons, not from actually being fired upon. जी. एनकाउंटर हो रहा है, उधर से गोली चल रही है, लेकिन जो योगेश चौधरी जी के हिसाब से जो पुलिस के जवान घायल होते हैं वो किसी शार्प वेपन यानी धारदार हथियार से घायल होते हैं। फरार कैदियों की तरफ से पुलिस की ओर गोलियां भी चलाई गईं, लेकिन ये कैसे हो गया? क्या ये एनकाउंटर एकदम पास हो रहा था? तेज हथियार से घायल होने की संभावना तो तभी बनती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के बहुत नजदीक हों। गांव के सरपंच ने भी समाचार एजेंसी ANI से बात की है। मीणा साहब की बात में आपको सुनाना। मेरा मोहन सिंह मीणा, सरपंच हूँ ग्राम खेड़ादेव पंचायत का। तो मेरे पास सुबह पुलिस आई 6-7 बजे के आतंकवादी 8 अपनी भोपाल जेल से भागे हुए हैं, तो आपका क्षेत्र है आसपास, आप फोन लगा दो, संदिग्ध लोग जहां भी दिखे शक के आधार पे आप पुलिस को मदद करो। मैंने फोन लगाया, फिर टीवी पे देखा, न्यूज पे चल रहा था, तो मैंने कहा, फिर पास के गांव में हमारे जी जीतन लोहिया हैं, इनके पास फोन लगाया तो इनने कहा 4-5 लोग दिखे तो हैं, निकल के गए आपके उधर। तो मैंने फिर इनने कहा, इनका रिटर्न फोन आएगा, हाँ संदिग्ध लोग हैं, 5-6 लोग गए हैं, पानी फेरने वालों को दिखा है खेत में जो पानी फेर रहे थे, पाइप लगा रहे थे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने, मेरे दोस्त है सूरज सिंह, मैंने कहा यार इधर 8 आदमी आतंकवादी भागे हुए हैं, खूंखार है, उन्होंने मर्डर भी करा। मैंने कहा आप अपनी गाड़ी लेके आइए, अपन इधर देख के आते हैं, इधर की सूचना लगे। तो हम आ ही रहे थे तो नदी में से एक निकला पहले, मैंने कहा होगा कोई पुलिस वाले होंगे सादा ड्रेस में, उनको ढूंढते होंगे नदी। फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला, फिर 5वां निकला, तो हमें शक हो आया। फिर 6ठा निकला, हमने पुलिस को जब फोन कर दिया, हमने उनको आवाज भी दी, रोका, मगर उनकी भाषा में कुछ अपन को समझ में नहीं आ रही, दूसरी कोई भाषा बोल रहे थे। तो कितनी देर तकरीबन ये एनकाउंटर चला होगा? 25-30 मिनट, 30 मिनट। क्या जब पुलिस यहाँ से फायर कर रही थी या फिर पुलिस ने जब उनको सरेंडर करने के लिए बोला था तब उनकी तरफ से क्या कार्रवाई थी, किस तरीके से? पथराव कर रहे थे ऊपर से चट्टान के हाँ, ऊपर से? पत्थर भेले कर लिए थे उनने, पथराव कर रहे थे पुलिस नीचे वाली पे, और ऊपर से जो घेरा डाला था उन्होंने इनकाउंटर करा। लकड़ी की चाबी से या लकड़ी के इस्तेमाल से लॉकअप खोलने के बाद नदी से एक कर निकलने का ये 2 गंभीर एक एंगल आता है। मीणा के जवाब से मालूम पड़ता है कि वे पत्थर चला रहे थे। पुलिस कहती है कि उनके पास देशी बंदूक थी, मगर एनकाउंटर में जो 3 सिपाही घायल हुए वो शार्प वेपन से घायल हुए। क्या पत्थर भी शार्प वेपन में गिना जाता है? कई लोग मारे गए 8 लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। ज्यादातर मीडिया, हमें पत्रकारिता में यही सिखाया गया है कि साबित होने से पहले तक आरोपी या कथित रूप से लिखना ठीक रहता है, मगर सब आतंकवादी कह रहे हैं, नेता, मंत्री, सारा अखबार, सारा चैनल, ज्यादातर, जबकि किसी को अभी तक सजा नहीं हुई है। अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें आतंक के मामले में लोग 10 से लेकर 22 साल, 25 साल तक बंद रहे, उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता रहा, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट तक से बरी हुए। आतंक के आरोप में तमाम अदालतों से बरी हुए 24 ऐसे लोगों की कहानी संकलित कर जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन ने एक किताब प्रकाशित की है। किताब का नाम है फ्रेम्ड, डैम्ड, एक्विटेड। इस किताब में बरी हुए हर केस के पीछे मीडिया की क्लिपिंग भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त मीडिया कैसे सबको आतंकवादी कहने लगता है। मीडिया ही नहीं, उनके रिश्तेदार, दोस्त, सब आतंकवादी कहने लगते हैं और दूरी बना लेते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त अब आगे देखेंगे 2 तस्वीरें। एक तस्वीर उस नौजवान की है जब वो 20 साल का था 1994 में, और एक तस्वीर 31 मई 2016 की है जब वो 43 साल का होता है। इन 2 तस्वीरों के बीच इस शख्स की जिंदगी के 8150 दिन जेल में गुजरते हैं। 23 साल जेल में गुजरने के बाद एक दिन सुप्रीम कोर्ट
से आदेश आता है कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सजा दी गई वो सबूत के तौर पर पर्याप्त नहीं है, बाइज्जत बरी किया जाता है। जेल से बाहर आकर निसार को लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा, शायद बहुत ही रोया पड़ा होगा। ये चर्चा और इंटरव्यू आपने प्राइम टाइम में देखा होगा। कई राज्यों की पुलिस ने निसार को भी कई बम धमाकों में आरोपी बनाकर 23 साल तक जेल में रखा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके सबूतों को सिर्फ इकबालिया बयान के आधार पर उसे इतने सारे बम धमाकों में आरोपी बनाया जाता रहा। अब आप दर्शक तय करें। यह पूछा जा रहा है कि भोपाल के भागे सिमी कार्यकर्ताओं को कुछ लोग या कुछ पत्रकार या सेकुलर आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए और पूछने वाले को बिल्कुल ये सही सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल को लेकर सोशल मीडिया में बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। मैं छोटा सा प्रयास करता हूं। सोशल मीडिया पर भद्दी गालियों के साथ सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि क्या इन्हें आतंकवादी इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये मुसलमान हैं। अव्वल तो ज्यादातर चैनल और अखबार आतंकवादी ही लिख रहे हैं, इसलिए यह शिकायत अब वाजिब नहीं है। शिकायत यह होनी चाहिए कि क्यों आतंकवादी लिख रहे हैं, पर खैर ये दूसरी बात है। निसार का ही केस लीजिए, मुझे आप पर यकीन है आप निसार की कहानी जानकर यह नहीं कहेंगे कि एक मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यही कहेंगे कि किसी भी आम भारतीय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भोपाल मामले में जिन्हें आरोपी कहा जा रहा है उन्हें आतंकी कहने की जिद क्यों है। हाँ, वो आतंक के आरोप में बंद जरूर है और एक सिपाही की हत्या करने का भी आरोप उन पर लग गया। एक केंद्रीय मंत्री ने भी इशारे में धर्म के कारण इनसे सहानुभूति की बात की है। एनकाउंटर ने सबको सताया है, हिंदू को भी सताया है, सिख को भी सताया है। अभी अप्रैल में पीलीभीत में 10 सिखों को 25 साल पहले आतंकवादी बताकर हत्या कर दी गई। अब 47 पुलिसकर्मियों को सजा हुई है उस मामले में। आदिवासियों को भी और न जाने किस किस को एनकाउंटर का सबब सितम सहना पड़ा है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, लखनऊ से मनीष साहू की यह स्टोरी थी। तस्वीर में आईएएस अधिकारी किंजल आप देख रहे हैं, जो स्टोरी लिखे जाने के वक्त उस वक्त बहराइच की डीएम थी। किंजल के पिता केपी सिंह यूपी पुलिस में डीएसपी थे। जब वो 5 साल की थी किंजल, तब उसके पिता को पुलिस के ही लोगों ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर साबित करने के लिए केपी सिंह के साथ साथ गांव के 12 और लोगों को निकाल लाए और मार दिया। 31 साल तक इस बेटी ने यह मुकदमा लड़ा है बचपन से। इस बीच वो आईएएस अफसर बन जाती है, मगर बाप अधिकारियों की संगत में एनकाउंटर में मारा गया, कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। 31 साल बाद कहानी यह निकली कि केपी सिंह खुद 2 अपराधियों को पकड़ने गए थे, लेकिन पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर आरबी सरोज ने उनकी छाती में गोली उतार दी। इंस्पेक्टर सरोज को आजीवन कैद की सजा हुई। 12 पुलिस कैदियों को, अधिकारियों को सजा हुई। इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसलिए पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहना चाहिए। इसका हिंदू या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो पीलीभीत के उन सिख 10 सिखों से को आप क्या कहेंगे जिन्हें आतंकवादी बताकर 47 पुलिसकर्मियों ने मार दिया। इसका मतलब यह नहीं कि भोपाल जेल से भागने वाले अपराधी निर्दोष हैं। जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक वे निर्दोष भी नहीं हैं। लेकिन एनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? जेल से कैसे भागे क्यों नहीं सवाल हो सकता है? रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हुई यह सवाल क्यों नहीं हो सकता है? हमने यह भी देखा कि मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में मीडिया ने कैसे लिखा। अव्वल तो हम आरोपी लिखता है या आतंकवादी लिखता है, हम सारे अखबारों को स्कैन नहीं कर पाए, वक्त नहीं था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग आपको दिखाते हैं, इसमें सीधे पूरा नाम लिखा है। हेडिंग में आरोपी भी नहीं लिखा है, आतंकवादी भी नहीं लिखा है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लिखा है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको हेडिंग दिखाते हैं कि जिसमें सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लिखा गया है, एसपी पुरोहित लिखा गया है, न टेरर एक्यूज लिखा गया है, ना ही आतंकवादी लिखा गया है। तो क्या यह जिद ठीक है? बेहतर है, अगर आपको यह सवाल ठीक लगता है कि इन्हें आतंकवादी ही कहा जाना चाहिए, तो आप, सरकार और अदालत ये तीनों मिलकर तय कर लें कि अब से पुलिस जिसे भी पकड़ लेगी वो चोर, डाकू, हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी अंत तक कहलाएगा। आरोपी या कथित रूप से आरोपी नहीं लिखा जाएगा। सबके लिए नियम बन जाए तो सबको मुक्ति मिल जाए। मुझे इस वक्त तक, जब तक ये नियम नहीं बनता, आरोपी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद नासिर या आईएएस अफसर किंजल को भी दिक्कत नहीं होगी, किंजल के पिता तो हिंदू हैं। बाकी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम युग मोहित चौधरी से।
हमारे साथ मुंबई से युग मोहित चौधरी हैं। युग, 10 मिनट का वक्त है, 2 सेगमेंट है। मेरा पहला सवाल यही है कि एनकाउंटर पे ये जो सवाल उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या सवाल उठाना मुसलमानों की पैरवी करना है, क्या आप 1-2 उदाहरणों से बता सकते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग भी किस तरह से पुलिसिया एनकाउंटर के शिकार होते रहे और एनकाउंटर पे सवाल उठाना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी चीज की पैरवी करना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पैरवी करना है। कई सालों से हम ये इनकाउंटर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मगर ये पहली बार है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो जवाब दिया है, कहा है कि हम धर्म के नाम पे आवाज उठा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि अन्य मामलों में भी पुलिस ने एनकाउंटर में इस तरह की कार्रवाइयां की हैं जो बाद में गलत साबित हुए और सजा हुई है पुलिस वालों को ही? 2013 में बंबई की अदालत ने 11 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा दी थी लखन भैया एनकाउंटर में। उसके बाद बंबई में एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ, हालांकि बंबई और महाराष्ट्र इंडिया का एनकाउंटर कैपिटल था। ये कैसे हो सकता है कि एनकाउंटर बंद हो गए? अगर ये हकीकत में वाकई जेन्युइन एनकाउंटर होते तो किसी को सजा लगने के कारण एनकाउंटर बंद कैसे हुए? और एनकाउंटर सिर्फ हिंदुओं मुसलमानों का नहीं हो रहा है, हिंदुओं के हुए हैं, सिखों के हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में लोगों के हुए हैं, तमिलनाडु में एनकाउंटर्स हुए हैं। एनकाउंटर और धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पर कई लोग इस मामले में, भोपाल के मामले में, यह समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संबंध में भी जानना चाहता हूं कि ये जो भागे आरोपी सिमी के कार्यकर्ता, इन्होंने एक सिपाही की, रमाशंकर यादव की हत्या की, तो आप अगर उनकी बात कर रहे हैं तो रमाशंकर यादव की हत्या के सवाल को आप नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि कानून को ये फैसला करना चाहिए कि दोषी कौन है और यदि ये लोग दोषी हैं तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। ये सरकार और थानेदार ये फैसला नहीं कर सकता है। आप सोचिए, आपको हम सबका क्या होगा यदि ये पावर थानेदार को दिया जाए कि किसकी हत्या करना चाहिए, किसको दोषी ठहराना चाहिए। ये थानेदार की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये क्या कई बार पुलिस ये कहती है कि भागने वाले खतरनाक किस्म के आरोपी हैं, आतंक का मामला है और बड़ा घटना कर सकते हैं, बड़ी वारदात कर सकते हैं, तो इनके साथ यही बर्ताव होना चाहिए। पर ऐसे मामले जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अदालत ने किस तरह के गाइडलाइंस इस पर व्यक्त किए हैं? क्योंकि हर बार ये बात कही जाती है कि पुलिस क्या करे, उसे अपनी ड्यूटी तो निभानी है, उस पर कोई हमला करेगा तो वो कार्रवाई तो करेगी ही करेगी। मगर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? किसी निहत्थे पे गोली चला सकते हैं इस तरह से? आपने वीडियो देखा होगा रवि जी, वीडियो में साफ दिखता है कि ये लोग निहत्थे थे और बल्कि घायल थे, उन पे भी गोली चलाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है ये। पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है इस मामले में? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार किया है कि पुलिस या सुरक्षा कर्मी जब ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में सामने होते हैं तो उनके पास कई बार एनकाउंटर के अलावा कोई चारा नहीं होता है? एनकाउंटर तभी हो सकता है जब उनकी जान खतरे में हो, गोली चलाने वाले की, पुलिस वाले की जान खतरे में हो, तभी वो गोली अपने बचाव के लिए चला सकते हैं। जी, पर ये और तब भी जब गोली चलाए तो वो उनको ये देखना चाहिए कि ये घायल करने के लिए गोली चलाई जाती है, किसी को जान से मारने के लिए गोली नहीं चलाई जाती। पर ये अभी मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संतोष हेगड़े के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने 6 ऐसे ही एनकाउंटर के मामलों की जांच की। 6 के 6 फर्जी निकले और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 साल में मणिपुर में 1528 फर्जी एनकाउंटर में जो 1528 लोग मारे गए हैं उनकी जांच के आदेश दे दिए। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि हद से ज्यादा सोशल मीडिया पर इसकी आड़ में लोगों को गालियां दी जा रही हैं और ये इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, बहुत गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं। पर क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर आपके ध्यान में हो, जब पीलीभीत में
उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत इलाका है वहां पे 10 सिखों को आतंकवादी बताकर मारा गया और 84 का दौर, मतलब अब तो यही दिन है जब 84 के में जब सिखों के साथ नरसंहार हुआ था, दंगा नहीं नरसंहार हुआ था और एक तरफा उन्हें मारा गया था। तो वही आतंकवाद का माहौल था और हर सिख को एक तरह से संदिग्ध निगाह से लोग देख रहे थे। लोग मतलब वो लोग जो भीड़ बनते हैं और देखने में दिलचस्पी होती है। पर जैसा मैं पढ़ रहा था कि उसमें 47 पुलिस कर्मियों को उन्हें सजा मिलती है कि इन्हें गलत तरीके से आतंकवादी बताकर मारा गया है। रवि जी, जो आप कह रहे हैं ये पीलीभीत या पंजाब में अकेला नहीं हो, सब यूनिक नहीं है। जैसे आदिवासियों को जब मारा जाता है उनकी जमीन छीनने के लिए तो उनको नक्सलवादी कहलाया जाता है। किसी को मारना और फिर उसकी मृत्यु के बाद कि उसको आतंकवादी या टेररिस्ट या नक्सलवादी कहना बहुत आसान है। ये हर जगह हो रहा है मगर इसका कोई सबूत नहीं निकलता है कभी। 2010 में भी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ही है जिसमें कुछ छात्रों को, एक छात्र को नक्सल बताकर मार दिया गया, तो उसमें कई पुलिस वालों को सजा हुई थी। और अभी एक रिहाई मंच है उसने ये जानकारी दी है कि निचली अदालत के स्तर पर 117 लोगों को जिन्हें आतंक के अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था उन्हें बरी किया गया है निचली अदालत में। अभी ऊपरी अदालत में ये एक मामला चल रहा है। पर मैं युग अपने दर्शकों के लिए एक तर्क देना, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था मणिपुर के मामले में तो उन्होंने कहा था कि अगर सुरक्षा बलों के जवान को इसलिए तैनात किया जाता है या नौकरी दी जाती है कि वो अपने ही नागरिकों को सिर्फ, यहां सुरक्षा बल यहां सेना से संबंधित है क्योंकि अफस्पा जो है वो सेना से संबंधित है, अगर सुरक्षा बलों के जवान को इसलिए तैनात किया जाता है या नौकरी दी जाती है कि वो अपने ही नागरिकों को सिर्फ शक या आरोप के आधार पर दुश्मन मानकर उनकी हत्या करने लगे, तो ये न सिर्फ कानून के राज के लिए बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी गंभीर खतरे की बात होगी। पर युग में आपसे जानना चाहता हूं कि सामान्य दर्शक, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कब तक इन लोगों को, जो आतंक के आरोपी हैं, इनको बैठ के जेल में इस तरह से आते हैं कि खिदमत की जाती है, बिरयानी खिलाई जाती है। हालांकि बिरयानी खिलाने वाले जिस वकील ने बात की थी उसी ने प्राइम टाइम में कहा था कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और हमने मीडिया का ध्यान बटाने के लिए कहा था, लेकिन ये बात चिपक गई कि आतंकवादी को बिरयानी खिलाई जाती है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ऐसे दर्शकों के सवाल को सम्मान से देखा जाना चाहिए कि वो ये कहते हैं कि एक सिपाही को मारकर भागा है और इनके साथ यही सलूक होना चाहिए, क्यों इनके साथ नरमी होनी चाहिए? आपने कसब का मुद्दा उठाया। अब सोचिए अगर कसब को उसी टाइम पे गोली मार के खत्म कर दिया जाता, हमें फायदा होता है नुकसान होता? कसब को जिंदा रख के उसकी एक ट्रायल हुई थी, उस ट्रायल में कई मुद्दों का खुलासा हुआ। अगर कसब नहीं जिंदा रहता तो ये ट्रायल नहीं होती। और हमने ये सब जो सबूत इकट्ठा किया ट्रायल में, वो सब कभी बाहर नहीं आता। कि हमें ये जो गोली चलती है, लोग जान से मारते हैं फेक एनकाउंटर्स में, ये कई बार सबूत को छुपाने के लिए किया जाता है, सबूत को बाहर लाने के लिए नहीं किया जाता। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे। नीता शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं। नीता हमारी सहयोगी है। नीता, हम ये जानना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने शहीद रामाशंकर यादव कहा है और इतनी जरूर उन्हें सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि ड्यूटी पर उन्होंने उनकी जान गई है, लेकिन हम चाहते भी हैं कि उन्हें शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। क्या भोपाल में या मध्य प्रदेश में या कहीं भी, आप इतने जमाने से पुलिस को कवर करती हैं, पुलिस के जवान को शहीद का दर्जा मिलता है क्या? और शहीद कहने का मतलब क्या होता है सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से? नीता रवि, सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से शहीद का मतलब होता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है, परिवार को नौकरी मिल जाती है और कुछ सहूलतें मिल जाती हैं। ये जो टर्म है शहीद, जो पुलिस मैनुअल है, इस पे जो है ये क्लासिफाइड नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है कि मार्टर किसको कहते हैं। हालांकि आज जो रामाशंकर यादव हैं, उन्हें यहाँ के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने शहीद का दर्जा जरूर दिया है, लेकिन ये जो है वो डिफाइंड नहीं है पुलिस मैनुअल में, ऐसा हमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने कहा है।
पर नीता, कई अर्धसैनिक सुरक्षा बलों के जब सैनिक मिलते हैं या अफसर भी मिलते हैं तो ये कहते हैं कि सेना से जैसे बीएसएफ के लोग मिलते हैं, मुझे मालूम नहीं वस्तुस्थिति क्या है, वो कहते हैं कि हमें शहीद का दर्जा नहीं मिलता, सम्मान जरूर मिलता है और अब शायद ज्यादा मिलता है, लेकिन हमें शहीद का दर्जा नहीं मिलता। क्या ये बात सही है? इसे एक सामान्य नजर से हम कैसे देखें कि शहादत तो बीएसएफ के लोग भी देते हैं, सेना के लोग भी देते हैं और रमाशंकर यादव भी देते हैं। अगर सरकार सबको शहीद कहती है तो क्या हम तीनों को एक मान सकते हैं? और क्या सरकार के कानून या प्रावधान ऐसा कहते हैं? ऐसा अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें जो एक्ट ऑफ वैलर है और जो मार्टरडम है उसे डिस्क्राइब किया गया है। उसमें शायद ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई आम नागरिक भी देश की सुरक्षा के लिए अगर अपनी जान गंवा देता है तो उसको भी शहीद का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है, उसे शहीद कहा जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी टर्म नहीं होती कि जो सरकार की तरफ से नवाजी जाती है कि ये जो शख्स है ये शहीद है। अच्छा, कोई ऐसी कोई टर्म नहीं होती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस बात की जानकारी देने के लिए। और बिल्कुल रमाशंकर यादव को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनके साथी का भी। लेकिन सारे सवाल जैसे आपने तमाम घटनाओं से देखा, अक्षरधाम गुजरात में मामला हुआ था, उस व्यक्ति को कितने साल जेल में रहना पड़ा और अंत में वो बरी हो गया। इतना बड़ा मामला होता है, इतना कवरेज होता है, तो आखिर हमारी जांच एजेंसियां जो पकड़ लेती हैं फिर उन्हें अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाती? इसलिए आप कहीं भी एनकाउंटर हो, हिंदू के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ या सिख के खिलाफ, आप सवाल जरूर कीजिए। या किंजल ने, आईएएस अफसर किंजल ने जो किया अपने पिता जब वो छोटी थी तब वो सवाल उठाया। और एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहता हूं, जस्टिस मदान लोकुर साहब ने अपने फैसले में लिखा है, और अक्सर हम इजराइल का उदाहरण देते हैं, लेकिन उन्होंने इजराइल के पूर्व चीफ जस्टिस को कोट करते हुए लिखा है, और पूर्व चीफ जस्टिस का यह बयान है कि आतंक से लड़ने में हमेशा राज्य के एक हाथ बंधे होते हैं, लेकिन फिर भी उसका पलड़ा भारी होता है। कानून का राज हर हाल में लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो सवाल करते रहिए, सवाल से डरिए नहीं। सवाल करने का मतलब किसी को बचाना नहीं होता है, बल्कि आश्वस्त करना होता है खुद को कि क्या ये बातें हुई थी, इससे आप विश्वस्त होते हैं। और एक बात आपको याद दिला दूं कि अगर आप गाली देने वालों की भीड़ में शामिल हैं तो आज तो हमको दे रहे हैं, लेकिन कल पलटकर आपको देंगे, इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। गुड नाइट। इन लोगों ने वहां पर तालों को खोलने के लिए काफी मात्रा में जो है लकड़ी और प्लास्टिक से चाबियां भी तैयार की थी। वो चाबियां भी हम लोगों ने जब्त की है और वो ताले भी जब्त हुए हैं। जो फर्स्ट वाला जो प्रकरण है उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल है। जो ड्यूटी पे आरक्षक था जिसके पास चाबियां होती हैं, हाँ, उससे वो चाबियां उन्होंने निकाली और उसके बाद वो लाकर उन्होंने एक के बाद एक दो लाकर खोले और कुछ लकड़ी के और कुछ जो स्टील के उनको चम्मच वगैरह होते हैं उसकी भी उन्होंने चाबियां बनाई हुई थी और उससे उन्होंने ये चम्मच की चाबियां बना ली थी। सर, आप एक आतंकवादी को किसी सेल में रखते हैं, उस सेल का ताला चम्मच की चाबी से खुल सकता है? जी हाँ, उन्होंने चाबी जो आरक्षक था उसके पास जो चाबियां थी वो निकाली और उसके अलावा कुछ उन्होंने लकड़ी से भी बनाई हुई थी जी। कुछ उन्होंने चम्मच से भी बनाई हुई थी। जो भी हथियार थे उन्होंने लकड़ी की चाबी से, लकड़ी की चाबी। मैंने अब घटना के काफी देर हो चुके हैं गृह मंत्री जी, अगर आप सुबह बोल रहे होते तो ये बात सही भी लगती, लेकिन लकड़ी की चाबी से आतंक सेंट्रल जेल के सेल का ताला खुल सकता है? देखिए, मैं यहाँ से कह रहा हूँ वहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ मिला है उसमें लकड़ी की चाबियां भी है। जो गार्ड ड्यूटी पे था उसके जेब में जो चाबी थी वो निकाल के उन्होंने लाकर खोले हैं और कुल मिला के ये कि इनकी बहुत लंबे समय से प्लानिंग थी।